नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुप्रिया है। उम्र 27 साल। प्रतापनगर की एक साधारण सी बहू हूँ मैं। लेकिन लोग कहते हैं मेरी इस सुराहीदार गर्दन और इस मांसल सुगठित काया में कुछ ऐसा जादू है जो सीधे दिल तक छू जाता है और सामने वाले के अंदर तक एक अनजानी सी सिहरन जगा देता है। मेरी शादी को कुछ साल हो चुके हैं, पर इस चढ़ती जवानी और भरे पूरे बदन की कसी हुई कशिश ने इस पुश्तैनी हवेली के शांत माहौल को हमेशा के लिए एक अजीब सी कशमकश में डाल दिया है। मेरा यह रसीला और मांसल शरीर, मेरी पतली कमर, और जब मेरा पल्लू कंधे से बार बार सरकता है तो देखने वाले की सांसें वहीं थम जाती हैं। प्रतापनगर का मौसम यूं तो हमेशा सामान्य रहता था, पर माघ की एक ऐसी घनी कोहरे वाली भोर आई जिसने हमारी हवेली के खुले दालान के भीतर सस्पेंस और एक अनजानी तड़प का ऐसा खेल शुरू किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वही सबसे गहरी, अनकही और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भी अपनी सांसें थामने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा बदन किसी ढली हुई मूरत जैसा है जिसे इस गठीली जवानी ने और भी ज्यादा मांसल और निखरा हुआ बना दिया हो। 27 साल की इस उम्र में मेरा अंग पूरी तरह से भरा पूरा, गोलमटोल और कसी हुई काया वाला हो चुका है। मेरी कमर इतनी लचकदार है कि जब मैं काम करने के लिए थोड़ा सा भी आगे झुकती हूँ तो मेरी सूती साड़ी के नीचे की गहरी नाभि साफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। मेरी सुराहीदार गर्दन और गोरा रंग जब भोर के मध्यम कोहरे के उजाले में चमकते हैं तो देखने वाले का दिल पूरी तरह बेकाबू होने लगता है। उस कपपाती भोर की ठिठुरन के बावजूद मैंने एक गहरे सिंदूरी रंग की बेहद कसी हुई चोली पहन रखी थी, जो मेरी तनी हुई छाती और उभरे हुए अंगों को बड़ी मुश्किल से छुपा पा रही थी। सुबह के काम की गर्माहट के मारे मेरे लंबे काले बाल पूरी तरह खुले थे और मेरी गोरी पीठ पर कोहरे की नमी के साथ बलखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थे मेरे चचेरे जेठ यशवंत जी। वे हमारे परिवार की पुश्तैनी जमीन के मुकदमों और बहीखातों को संभालने वाले बेहद गंभीर और कड़क मिजाज के व्यक्ति थे। अदालतों और कागजात के दाम पेंच संभालने के कारण उनका शरीर लंबा, गठीला और रोब से भरा हुआ था। उनकी आंखों में हमेशा एक गहरी, तीखी और खोजी नजर रहती थी, जो जब भी मुझ पर पड़ती मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी आग सुलगा देती थी। उनके बदन से एक अजीब सी तीखी, मर्दाना खुशबू आती थी, जो पुराने अदालती कागजात, मुहर की स्याही और कड़क मिजाज का एक ऐसा मिश्रण थी जो किसी भी प्यासी रूह को बेचैन कर दे। उनका वह गंभीर अंदाज और जेठ का रौब इस सुनसान भोर के सन्नाटे में और भी ज्यादा खतरनाक और आकर्षक लग रहा था। प्रतापनगर गांव इस समय पूरी तरह से माघ की घनी कोहरे वाली भोर और कपपाती ठंड की आगोश में लिपटा हुआ था। सुबह के करीब 5 बज चुके थे और चारों तरफ धुंध का एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी बीच मेरे पति सुबह सुबह ही नई फसल बेचने के लिए ट्रैक्टर लेकर दूर शहर की अनाज मंडी गए हुए थे, जिसके कारण वे दोपहर से पहले लौटने वाले नहीं थे। कड़कती ठंड और धुंध के चलते हवेली में अभी कोई और नहीं जागा था। इस विशाल और पुश्तैनी हवेली के भीतरी दालान में सिर्फ मैं और हमेशा अपने कागजात में खोए रहने वाले मेरे चचेरे जेठ यशवंत जी अकेले थे। हवेली के ठीक भीतरी दालान में सुबह की पहली पूजा के बर्तन और पीतल की कलशी में गंगा जल रखने की तैयारी चल रही थी। पूरे दालान में माघ की घनी धुंध और एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जिसे सिर्फ सरसराती ठंडी हवा और मेरी ही सांसों की थिरकन तोड़ रही थी। ऐसे माहौल में जब दो जिस्में एक सूने दालान में इस कोहरे वाली भोर में अकेले हों तो सस्पेंस का बढ़ना लाजमी था। माघ की भोर की बर्फीली हवा और भीतर की घबराहट से मेरा पूरा बदन पसीने की छोटी बूंदों के साथ सुलग रहा था। मैं लकड़ी की चौकी के पास आगे की तरफ झुककर उन पूजा के बर्तनों और गंगाजल की कलशी को सहेजने का पूरा प्रयास कर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक भारी और गंभीर धमक सुनाई दी। चचेरे जेठ यशवंत जी अपने पुश्तैनी बहीखातों और शॉल की ओट से निकलकर बिल्कुल शांत कदमों से ठीक मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। उनका चौड़ा सीना भोर के धुंधलके में और भी विशाल लग रहा था। बहू,
माघ की इस घनी कोहरे वाली भोर में अकेले इस ठंडे दालान में गंगाजल का ये भारी कलश उठाना और ये कड़ा नियम संभालना तुम्हारे इन कोमल हाथों के बस का नहीं। उन्होंने अपनी गहरी, कड़क और रोबीली आवाज में पूछा, लेकिन उनकी आंखों की गंभीर नजर सीधे मेरी सुराहीदार गर्दन, पतली कमर और सुगठित मांसल बदन पर टिकी थी, जहां से सूती साड़ी का पल्लू आगे झुकने के कारण पूरी तरह से सरक चुका था। बस जेठ जी, मैं ये कलश रख ही रही हूं ताकि भोर की पूजा समय पर हो सके, मैंने अपनी कांपती आवाज में कहा और दोबारा आगे झुकी। तभी अचानक ठंड की एक कपपी से मेरा पैर डगमगाया और घबराहट के मारे मेरी सांसें भारी हो गईं। आह! मेरे मुंह से एक तीखी सिसकारी निकल गई। घबराहट और सिहरन के मारे मेरा पूरा बदन तड़प उठा। यशवंत जी ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर मदद के बहाने बही खातों की ओट से निकलकर मुझे पीछे से थाम लिया। उनके हाथ की पकड़ इतनी तनी हुई, रौबदार और कड़क थी कि मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। उनके इस अचानक छुअन से मेरे पूरे जिस्म में एक अनजानी बिजली दौड़ गई। उन्होंने मदद के बहाने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए पीछे से कसकर अपना दूसरा हाथ मेरी पतली कमर के गिर्द लपेट दिया और मेरा भरा पूरा गोरा बदन उनकी कड़क काया की गर्मी से चिपक गया, जिससे मर्यादा की दहलीज कांपने लगी। कहा, ध्यान रहता है आपका? देखो, इस बर्फीली भोर में भी आपका बदन कैसा पसीने से भीग कर सुलग रहा है, उन्होंने बेहद करीब आकर कहा। उनकी सांसों की गर्म तपिश सीधे मेरे चेहरे और सुराहीदार गर्दन पर पड़ रही थी। उनके कसरती हाथ का वह खुरदरा एहसास मेरी नाजुक त्वचा पर इस कदर रगड़ खा रहा था कि मेरी आंखें मदहोश होने लगी। मेरा पल्लू पूरी तरह फर्श पर गिर चुका था और मेरी तनी हुई काया उनके चौड़े सीने की गर्मी से पिघल रही थी। मैं अंदर से पूरी तरह बेकाबू और बेचैन होने लगी थी, पर शर्म और लोकलाज के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। जेठ जी, छोड़िए, यह दालान बहुत खुला और सुनसान है। आप इस भोर का बढ़ता हुआ दबाव और मेरा ये रूप संभाल नहीं पाएंगे। मैंने हांफते हुए अपने बदन को थोड़ा पीछे खींचने की कोशिश की, जहां उनकी उंगलियों का दबाव मेरी कमर पर बढ़ता जा रहा था। यशवंत जी ने मुस्कुराते हुए मेरी कलाई को और कस लिया। उनकी आंखों में एक अलग ही सस्पेंस था। बहू, जो केस और जो जमीन जितनी कड़क और रसीली होती है, उस पर इस जेठ का दावा और नियम उतना ही गहरा होता है। तुम अभी नादान हो, तुम्हें नहीं पता कि इस माघ की भोर में जब तक अंदरूनी कशिश न सुलगे, तब तक इस सूनी हवेली की बेचैनी को चैन नहीं मिलता। पर जेठ जी, बाहर चाहे जितना भी कोहरा हो, इस घर की मर्यादा की छाव को छोड़ना ठीक नहीं। थोड़ी देर में मंडी से वो ट्रैक्टर लेकर लौटते ही होंगे। घर के बाकी लोग भी जाग जाएंगे। कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने अपनी भीगी पलकों को झुकाते हुए कहा, जबकि मेरा मांसल बदन उनके चौड़े सीने की गर्मी से सुलग रहा था। जब इस हवेली के मुकदमों का फैसला और नियम मेरे हाथ में हो बहू, तो इस कड़क मिजाज का जोर बढ़ना लाजमी है। इस सन्नाटे में जब तक सही दस्तावेज पर सही मुहर और जोर न लगाया जाए, तब तक ये तड़प शांत नहीं होती। बस आपको इस पहरे में पूरी तरह ढलना आना चाहिए। उन्होंने मेरी कमर को थोड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जिससे मेरी कसी हुई चोली उनके ठीक सामने आकर और भी तन गई। दालान का वह मध्यम सन्नाटा और कोहरे की शीतलता अब हम दोनों की बढ़ती बेचैनी की गवाह बन रहे थे। जेठ साहब का वह मांसल और कड़क हाथ अब धीरे धीरे मेरी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंच चुका था, जहां सूती साड़ी का कपड़ा मेरी गोरी त्वचा से पूरी तरह चिपक गया था। इस मदहोश भोर के मौसम में भी मेरे बदन से पसीने की छोटी छोटी बूंदें मिलकर मेरी गहरी नाभि में जाकर समा रही थीं। मेरी गोरी और भरी पूरी काया इस समय डर और तड़प के एक अनोखे मिश्रण से सुलग रही थी। जब उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरी भीगी हुई पीठ को धीरे से सहलाया, तो मेरे मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। मैं बुरी तरह कांपने लगी। उनका वह मर्दाना और रोबीला अंदाज मुझे अंदर तक झकझोर रहा था। उस कोने का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया हो। हवा में एक अजीब सी मदहोशी घुल चुका थी। मेरी पतली कमर में एक अजीब सी लचक पैदा हो रही थी, जो मुझे बार बार उनके और करीब खींच रही थी।
वह मुझे अपनी मजबूत बाहों में भींचने ही वाले थे कि तभी अचानक चौकी पर रखा पीतल का एक भारी थाल हवा के झोंके और कंपन से जोर से फर्श पर रगड़ खाता हुआ गिरा। सस्पेंस और डर के मारे हम दोनों एकदम से अलग हो गए। मैं हाफती हुई दीवार की ओट में जा टिकी और वह अपनी शॉल को दुरुस्त करते हुए गहरी सांसें भरने लगे। सुबह के 5:30 बज चुके थे, पर दालान से सटे भीतर के बड़े बहीखाता कक्ष के भीतर का अंधेरा और कोहरा और भी गहरा हो गया था। मैं घबराहट में भीतर भाग आई थी और उस सूने कमरे में खड़ी अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी, पर आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। बदन में वही अनकही तपिश बरकरार थी। तभी अचानक चचेरे जेठ यशवंत जी ने पीछे से आकर उस भारी कमरे के मुख्य शीशम के किवाड़ को अंदर से बंद कर दिया और लोहे की भारी कुंडी चढ़ा दी। सस्पेंस अपने चरम पर था। कमरे में केवल रोशनदान से आ रहे कोहरे की एक पतली, धुंधली लकीर थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छाती को चीरकर बाहर आ जाएगा। सुप्रिया बहू, इस बंद कमरे का रहस्य बहुत गहरा है। मैं अब और खुद को इस प्यास और इन कड़े नियमों के पीछे रोक नहीं सकता, उन्होंने भारी और कड़क आवाज में कहा और सीधे मेरे करीब आकर मुझे पुरानी लकड़ी की संदूक के सहारे सटा दिया। उनके मजबूत, कसरती हाथों ने मेरे दोनों कंधों को दबोच लिया। उनके हाथ मेरी गोरी और पसीने से भीगी त्वचा पर रेंगने लगे। हमारे बदन एक दूसरे से पूरी तरह लिपट गए। उनकी चौड़ी छाती का दबाव जब मेरे भरे पूरे अंगों पर पड़ा तो मैं पूरी तरह मदहोश होकर कराहने लगी। हमारे कपड़ों की सरसरायत और भारी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उनका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब आ गया कि उनके होठों की गर्मी मेरी सांसों को सोखने लगी। जिस्म की यह आग अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचने ही वाली थी। दोनों बदन पसीने से पूरी तरह नहा चुके थे और मर्यादा की सारी दीवारें टूटने ही वाली थीं कि तभी अचानक ताक में रखी हमारी कुलदेवी की पवित्र प्रतिमा, पुश्तैनी जमीन का असली मालिकाना हक दस्तावेज और उनके छोटे भाई, मेरे पति, का उनके प्रति सम्मान पत्र फर्श पर गिर गया। उस पावन कुलदेवी, भाई के अटूट विश्वास और परिवार की अमानत पर रोशनदान से कौंधी भोर की पहली उजली किरण पड़ी, जिसने समाज में न्याय और मर्यादा की मिसाल देने वाले एक जिम्मेदार जेठ होने के नाते उनके फर्ज, भाई के अटूट विश्वास और हमारी हवेली की कुल मर्यादा की याद दिला दी। उस पवित्र अमानत और दस्तावेज का गिरना जैसे हम दोनों के ऊपर ठंडे पानी का घड़ा डाल गया। यशवंत जी झटके से पीछे हट गए। उनकी आंखों में जो भूखी और मदहोश नजर थी, वह अचानक आत्मग्लानि और भारी आंसुओं में बदल गई। उन्होंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और जोर जोर से हांफने लगे। यह मैं क्या करने जा रहा था? अपने ही छोटे भाई की अमानत और इस पावन हवेली के संस्कारों पर ऐसा भटकाव। पूरे परिवार को न्याय और नियम सिखाने वाला मैं आज खुद अपने ही घर की मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाया। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। यशवंत जी की आवाज में अब वासना नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई पारिवारिक लोकलाज और जिम्मेदारी का एहसास था। उन्होंने रोते हुए कहा, सुप्रिया बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, कड़ा परिश्रम करके परिवार को संभालने वाले मेरे भाई की अर्धांगिनी हो। इस बंद कमरे के सन्नाटे और माघ की इस कोहरे वाली भोर ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। एक जेठ का फर्ज बड़े भाई समान अपनी बहू की रक्षा करना और उसे सम्मान देना होता है, मर्यादा लांघना नहीं। मैंने भी रोते हुए तुरंत अपना पल्लू संभाला और अपनी साड़ी को ठीक किया। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक पल के भटकाव ने हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की कगार पर ला खड़ा किया था। जेठ जी, गलती सिर्फ आपकी नहीं थी। इस अकेलेपन और भोर के सन्नाटे की मार ने हमें भटका दिया था, लेकिन आज हमारे परिवार के संस्कारों और इस पुश्तैनी सम्मान ने हमें एक बहुत बड़े पाप की खाई में गिरने से बचा लिया। जेठ और बहू का रिश्ता इस दुनिया में पिता और बेटी जैसा पवित्र होता है और हम इस बंधन को कभी टूटने नहीं देंगे। मैंने रोते हुए उनके पैर छूकर कहा। जेठ जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।
उस भोर के बाद से हमारे बीच वासना की वह दीवार हमेशा के लिए ढह गई और उसकी जगह एक सच्चे, पवित्र और मर्यादित पारिवारिक रिश्ते ने ले ली। पारिवारिक संस्कार और लोकलाज की जीत हुई। कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर लिखो कि आपको ये कहानी और इसका पारिवारिक संदेश कैसा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।